नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने जो दावे किए थे वो अब सही होते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उधर संजय सिंह, ऐसे कई नेताओं ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पास करके न केवल मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों की जमीनों पर बीजेपी कब्जा करने की कोशिश करेगी, बल्कि इसमें आगे मंदिर, जी हां मंदिर, सही सुन रहे हैं, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों, बौद्ध और जैन मंदिरों, सबका नंबर आएगा। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उसका शीर्षक है, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक लेख छापा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है, जमीन जो है, वो वक्फ नहीं बल्कि चर्चों के पास है, यानी चर्च के पास है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है। लिखा गया है इस लेख में कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। इस लेख में जिस तरह चर्च की जमीन, मिशनरी के काम और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाया गया है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की अगली निगाह चर्चों के प्रबंधन पर रहेगी, यानी मैनेजमेंट ऑफ चर्चेज, इस पर रहेगी सरकार की निगाहें, जहां घुसपैठ की कोशिश आरएसएस करेगा। इस बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आइए राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुसलमानों को निशाने पर लेने वाला वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा। इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। जल्द ही संघ का ध्यान, यानी आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की तरफ चला गया है। इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसे बचाएं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा, और इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। तो दोस्तों, राहुल गांधी का विजन एकदम साफ है और ठीक यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही है। बल्कि तेजस्वी यादव तो ऐलान कर दिया है उन्होंने कि सत्ता में आए अगर तो वक्फ बिल को कूड़े में डाल देंगे। आइए जरा सुन लीजिए, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि वक्फ बिल को अगर हमारी सत्ता आ गई तो कूड़े में डाल देंगे। सुनिए। कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। ठीक। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को कि कूड़े में डाल देंगे हमारी सत्ता आई तो। वही तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश कुमार से काम निकालकर बीजेपी उनको निकाल देगी। जी हां, नीतीश कुमार से काम जैसे ही निकल गया तो बीजेपी उनको भी निकाल बाहर कर देगी। देखिए जरा। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी ही सरकार के में थानेदार को हटाने के लिए घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं, यह भी भूल कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि आग्रह अगर किस कर रहे हैं तो किससे आग्रह कर रहे हैं, जरा खुल के तो बोलिए। किसको बोल रहे हो कि थानेदार को हटाना? आप तो मुख्यमंत्री है। तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ मटन परोस रहे हैं सीओ, बीडीओ, और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आगे घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दीजिए। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे
और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। चुनाव तक केवल रखेंगे अपने साथ नीतीश कुमार को भाजपा के लोग, और उसके बाद नीतीश कुमार को बाहर कर देंगे, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब बीजेपी नीतीश को कब बाहर निकालती है ये तो पता नहीं, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह मुस्लिम नेता सवालों का जवाब देने की जगह बीच में ही उठकर चले गए, उससे जाहिर होता है कि जेडीयू में अभी कई और नेता नीतीश का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जरा फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो लाइए। सवालों का जवाब, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब देने से पहले ये तमाम नेता, जेडीयू के नेता भाग खड़े हुए। जरा ऑडियो के साथ सुनिए क्या कुछ चल रहा है और इसके बाद कैसे भागते हैं, सुनिए। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, क्या उल्लेख इसमें आपने किया है? क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं दिया? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी सवाल का जवाब दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस बानो को ये जवाब दीजिए। बानों के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है, बिल्किस बानो के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है आपकी सरकार के माध्यम से। आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं। धन्यवाद सर एलन सिंह ने जो बोला कि वह कोर्ट जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ उठाएगा, और किसी का आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सर क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? मुसलमान डरे हुए हैं क्या जेडीयू के साथ? क्यों नहीं बोल रहे आपको? क्यों नहीं डर, बोल क्यों नहीं रहे? डरे हुए जवाब दिए सर, मुसलमान डरे हुए हैं क्या? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? क्यों नहीं बोल रहे? यही चिट्ठी बताना है आपको। चलो, तो देखा आपने, भाग खड़े हुए ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं जेडीयू के, और नीतीश बाबू की तारीफ करने के लिए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने वो तीखे सवाल पूछना शुरू किए तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जगह ये तमाम नेता भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें आपने देख ली, और दोस्तों यही हाल लोजपा उसका भी होगा ऐसा लग रहा है। और इस्तीफों की शुरुआत तो वहां भी हो गई है, लोजपा में भी। वहीं चाचा भतीजा, लोजपा की बात कर रहा हूं, पशुपति पारस चाचा जी हैं और चिराग पासवान जो हैं वो भतीजा हैं। पशुपति पारस चाचा जी ने साफ कह दिया है कि जिन दलों ने वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दिया है सब में टूट होगी। ये बात अगर चाचा जी कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो अभी तक एनडीए में हैं, जी हां, वो एनडीए से बाहर नहीं है चाचा जी, लेकिन एनडीए में रहते हुए कह रहे हैं कि जिन दलों ने बीजेपी का साथ दिया है वक्फ बिल को पास कराने में, उन दलों में टूट होगी। तो यह बहुत बड़ी बात है, और यही बात आरएलडी पर भी खरी उतर रही है। वहां जयंत चौधरी को उनके मुस्लिम नेता आंखें तरेर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए तो मुसलमानों का साथ ले लिया और अब पलटी मार ली। इधर बीजू जनता दल, जी हां, ओडिशा की बात कर रहा हूं, बीजू जनता दल में नवीन पटनायक ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा था, आप याद कीजिए। तो उनके ही एक साथी सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में बिल के पक्ष में वोट डाल दिया, लेकिन पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विजद नेता प्रताप जैना ने सस्मित पात्रा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर दी है। और यानी यहां बीजू जनता दल में कहीं ना कहीं ये कहें तो एक बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे, दिखाई देने लगी है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी आई है। ममता बनर्जी भी अपने उन 3 लोकसभा सांसदों पर कार्रवाई कर सकती हैं जो वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे।
वोटिंग के दौरान तमाम नेताओं को मौजूद रहने के लिए टीएमसी ने भी कहा था, लेकिन ये मौजूद नहीं थे 3 नेता। उनके ऊपर ममता बनर्जी कार्रवाई कर सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, वक्फ पर मचा ये घमासान बिहार, बंगाल, सब जगह बीजेपी की हालत खराब कर देगा, ऐसा लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अब बीजेपी की नई नई पोल खोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ा भू माफिया बता दिया है। एक तरफ राहुल गांधी बता ही रहे हैं कि मैंने सबसे पहले कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दूसरे समुदाय की जो जमीनें हैं धार्मिक, उन जमीनों पर भी कब्जा करने की शुरुआत हो जाएगी। और आज ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा है, उस लेख का जिक्र शुरुआत में मैंने किया। उस जिक्र के बाद, उस लेख के बाद भी आप समझ सकते हैं कि अब तो साफ समझ में आ रहा है कि चर्च, अब कहा जा रहा है कि चर्चेज में, जितने चर्च हैं उनमें इनसे मदरसे और यानी वक्फ से ज्यादा जमीनें हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने खुद का कितना बड़ा नुकसान वक्फ बिल को पास कराकर कर लिया है, विपक्ष के दावे कैसे सच हो रहे हैं और वक्फ बिल के बाद जेडीयू में कैसे बवाल मचा हुआ है, और कैसे भाग खड़े हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछे गए तीखे सवाल। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पर ले आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। डॉक्टर साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं, यही से शुरुआत करते हैं। जेडीयू और तेजस्वी यादव का भी आपने सुन लिया, उनकी बाइट भी सुन ली, उनका बयान सुन लिया। आपने कह रहे हैं कि काम निकल जाएगा, मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं। ये गाना था बहुत पुराना, आपको याद होगा। बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा आने वाले चुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश बाबू का हाल। कैसे कहेंगे, क्या देखते हैं? इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ बिल पर इन 4 दलों के नेताओं की स्थिति भई गति सांप छछूंदर केरी, वो वाली स्थिति है। सदन में मतदान में जो कुछ हुआ वो देश ने देख लिया, और अब जो हो रहा है, मैंने शुरू से अब हर बार ये कहा, आपने भी वही बात कही हमेशा, कि इन्हें अपने मतदाताओं के बीच में जाने के बाद जब बिल पास हो जाएगा, उसके बाद जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा वो इनके लिए आसान नहीं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से पीठ दिखाकर ये नेता भाग रहे हैं। और वाजिब सवाल पूछे गए, पत्रकारों का फर्ज है, पत्रकारों ने जो सवाल पूछा कि क्या आप सहमत हैं इस तरह से बिल में जो जो प्रावधान आए, तो इनके पास जवाब नहीं। इसलिए ये परेशानियां धीरे धीरे और बढ़ने वाली। इनके जो पदाधिकारी हैं, कई एमएलसी एमएलए धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपने लोगों के बीच भी तो जाना है जी। बिहार में तो चुनाव देहरी पर रखा है, क्या समझाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, क्या तर्क देंगे कि इसमें कौन सी भलाई हो रही मुसलमानों, और भलाई कर कौन रहा है? इस देश के मुसलमानों की भलाई करने का ढिंढोरा जो सरकार और जो नेता पीट रहे हैं, ये वही नेता और वही सरकार है जिनकी सरपरस्ती में पिछले 10 साल से मुसलमानों पर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, घर में घुसकर उनके फ्रिज जांचे परखे जा रहे हैं, बलात्कार और हत्या के आरोपियों का, जो मुसलमानों की हत्या बलात्कार के आरोपी हैं, उनका सम्मान हो रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। कठुआ के बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। अभी उत्तर प्रदेश में संभल से लेकर मेरठ तक किसी भी शहर में आप देख लीजिए क्या हालात थे होली और ईद के समय। वो सरकार, उस सरकार का मुखिया मुसलमानों का हिजगरा बने, उनका हितैषी बने, ये बात आम मुसलमान कैसे स्वीकार कर सकता? नेताओं की नेतागिरी अपनी जगह, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलकर अभी कुछ महीने सरकार और चलाना है, लेकिन वो जो आम आदमी है, आम मुसलमान है, वो तो समझ रहा है कि यह बीजेपी की सरकार असल में मुसलमानों के खिलाफ है पूरी तरह। इसलिए मुझे लग रहा है ऐसे दृश्य भी अगले कई दिनों में, आने वाले दिनों में और भी सामने आएंगे।
इनसे निपटना नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए, जयंत चौधरी के लिए, चंद्रबाबु नायडू के लिए आसान नहीं होता। जी। जीतन राम मांझी वगैरह तो अभी उस हैसियत में भी नहीं है, एक दो लोगों वाले हैं, लेकिन अंततः उन्हें भी तो जनता के बीच जाना है। अब आते हैं दूसरे विषय पर राजीव जी, जहां से आपने शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया ऑर्गेनाइजर की खबर के आधार पर। उसमें एक ताजा अपडेट यह है राजीव जी कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद घबराकर ऑर्गेनाइजर ने अपनी वेबसाइट से वो आर्टिकल हटा दिया है, वहां से डाउन कर दिया। सर आप चेक कर लीजिए, ताजा अभी 2-3 घंटे पहले का अपडेट है। क्योंकि राहुल गांधी के ट्वीट में सीधे सीधे पूरे देश के लिए जो संदेश था कि हम लोग जो कह रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम लोग, कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, आने वाले दिनों में ईसाई, जैन, बौद्ध और अंत में हिंदू भी आएंगे। तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ऑर्गेनाइजर ने अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन एडिशन में से वो आर्टिकल हटा दिया है। अब उसमें जो दावा किया गया था उस आर्टिकल में 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन कैथोलिक चर्च के पास है। राजीव जी एक बात तो ये हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि जो कैथोलिक चर्च है हमारे देश में, उनके पास जो जमीनें हैं वो ज्यादातर खरीदी हुई जमीनें हैं। चर्च कुछ उनके पास भी दान की जमीनें हैं, कहीं पर विवाद भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या सचमुच में 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन कैथोलिक चर्च के पास है? और अगर है तो सचमुच सरकार की नजर अब उस पर आ गई। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल जो हेक्टेयर में, वो बहुत लंबा चौड़ा सा आंकड़ा है, मैं कोशिश करता हूं उसे बताने की। 32 करोड़ 87 लाख 26,300 हेक्टेयर, यानी 32 करोड़ हेक्टेयर में से 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन कैथोलिक ईसाइयों के पास है, उस चर्च के पास है। तो अगर है और उसमें किसी तरह की गुंजाइश दिखाई दे रही होगी आरएसएस और बीजेपी को, तो राहुल गांधी ने ठीक आगाह किया है कि अब अगला निशाना ईसाइयों की जमीनें हैं। अभी कैथोलिकों की बात हुई है, इसके बाद प्रोटेस्टेंट का नंबर आएगा, फिर जैन समाज की जमीनों का आएगा। दरअसल में यह सरकार भूमाफिया के रूप में काम कर रही है, उसकी नजर जमीनों पर है। और किसके लिए है वो संसद में बता चुके हैं विपक्ष के नेता कि किससे लेकर किन धन पशुओं को दी जानी है, किन धन्ना सेठों को दिया जाना उन जमीनों को। और बहुत जल्दी हम देख लेंगे राजीव, इसके लिए 10-20 साल नहीं लगेंगे देखने में, बहुत जल्दी वक्त की जमीनें भी इसी तरह खुले बाजार में आ जाएंगी और मोदी सरकार अपने हितैषी धन्ना सेठों को तमाम योजनाओं परियोजनाओं के नाम पर दे देगी। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिन इस कानून के बाद जो कुछ सरकार करने जा रही है उसका सिर्फ एक संकेत है, और ऑर्गेनाइजर से गलती हो गई कि उसने समय से पहले वो आंकड़ा और अपना इरादा रख दिया जो राहुल गांधी ने पकड़कर और ट्वीट कर दिया। अंत में उन्हें वो हटाना पड़ा। जी राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है बहुत महत्वपूर्ण है, जरा स्क्रीन पर ले आइए उस ट्वीट को। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट इसलिए क्योंकि यहां राहुल गांधी साफ साफ जो बातें कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाने पर लेने वाला वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा। इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। जल्दी ही आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की तरफ चला गया है। इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं राहुल गांधी कि इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसे बचाएं। यानी संविधान को बचाइए, सब मिलकर संविधान को बचाइए और संविधान से ही हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं और यहीं से वो भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि वक्फ बिल तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो बातें आज लिखी हैं, जो लेख छापा है, उस लेख में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि ये चर्चेज वर्सेस मदरसे या चर्चेज वर्सेस जो वक्फ है उसमें चर्चेज आगे हैं जमीनों में। क्या निशाने पर अब चर्चेज हैं, कैथोलिक चर्चेज खासकर जो हिंदुस्तान में ज्यादा हैं।
ये एक सवाल उठता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी भी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, अभी चलेंगे, ये जो तस्वीर देख रहे हैं बहुत ही हास्यास्पद है, इस तस्वीर के बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत में हमने दिखाई भी है भाग खड़े हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ऐसे नेता जो आए थे नीतीश कुमार के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लेकिन सवाल जब दागे गए इनसे, वो सवाल जो इनके लिए बहुत मुश्किल थे, आसान सवाल बहुत मुश्किल बना दिया इन लोगों ने। लेख लिखने को आया गाय पर, लेकिन गाय के बारे में, यानी आप अपने पेट एनिमल के बारे में आर्टिकल या एसे लिखने की जगह आप सोचे कि इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वही यहां दिखाई दे रहा है और ये भाग निकले। लेकिन जरा आपसे समझूं अमलेंदु जी कि राहुल गांधी ने जो चेताया है और आरएसएस ने जो बात लिखी है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं कि उसको अभी से 2 घंटे पहले ऑर्गेनाइजर ने अपनी वेबसाइट से हटा लिया है, लेकिन दिखा तो दिया कि आगे हम क्या करने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, राहुल गांधी ने सही बिल्कुल ध्यान खींचा। और आपको याद होगा कि इसी न्यूज पॉइंट में जब ये बिल आने की सुगबुगाहट शुरू थी, उसी समय मैंने कहा था कि असल में जो बहाना तो वक्फ बोर्ड है, लेकिन निगाहें जो है वो मंदिरों की जमीनों पे हैं, क्योंकि संपत्तियां राजीव जी मंदिरों के पास बहुत ज्यादा हैं और सोना बहुत ज्यादा मंदिरों के पास है। तो कल को ये तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और ये जो काशी का कॉरिडोर बना राजीव जी, इससे भी समझाया जा सकता है कि किस तरीके से मंदिरों को व्यावसायिक संपत्तियों में बदला जा रहा है, चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर बना हो और चाहे बना हो वाराणसी का कॉरिडोर। तो यानी अब निशाने पर राजीव जी सबसे अंत में हिंदू धर्म की संपत्तियां जो हैं वो आएंगी। और इसके पीछे आरएसएस बहुत लंबे समय से राजीव जी काम कर रहा है। जहां तक ये उस लेख में लिखा गया कि सब कैथोलिक चर्चेस के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, बिल्कुल कैथोलिक चर्चेस के पास संपत्तियां हैं, खरीदी हुई संपत्तियां। और राजीव जी वो उन पर निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च राजीव जी जहां भी हैं वो अधिकांश आपने देखे होंगे या तो जो शहरों के सिविल लाइन्स होते हैं वहां हैं, या फिर जो बहुत पॉश कॉलोनीज जब हो गई हैं वहां वो स्थित है। यानी जहां भी कैथोलिक चर्चेस हैं उसके पास पहले से आबादी जो रही है वो पॉश कॉलोनियां रही हैं। तो इन पॉश कॉलोनियों पे आरएसएस की नजर है और किस तरीके से ये आरएसएस के कब्जे में संपत्तियां की जानी है, इस एजेंडे पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे पहले राजीव जी आप देखेंगे कि जो राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकारें थी वहां युतिकरण के नाम पर, खासतौर से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी सरकारें थी, वहां स्कूल जो थे कई लाख स्कूल बंद किए गए। और वो जमीनें जो उन सरकारी स्कूलों की ली गई वो किनके पास पहुंची, वो सब आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाओं के पास राजीव जी वो जमीनें पहुंच चुकी हैं। तो इनकी निगाहें जो है बहुत लंबे समय से ये ऐसी संपत्तियों पे हैं कि जहां जहां कब्जा किया जा सकता है। तो ये वक्फ बिल जो लाया गया इसी के लिए लाया गया। और जो लोग खुश हो रहे हैं कि साहब कि मुसलमानों को ठीक कर दिया, मुसलमानों को तो क्या ठीक कर दिया, कौन किसको ठीक कर रहा है राजीव जी, समय बड़ा बलवान होता है, अच्छों को ठीक कर देता है, तो अच्छों को ठीक कर भी देगा समय की बात है, समय की बलिहारी है। लेकिन ये निगाहें निश्चित तौर पे अब अन्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी जमीनों पे भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, उनके मित्रों को भी दिए जो जमीनें हैं वो सौंपी जानी है। राजीव जी, मैंने आज से करीब लगभग 15 या 20 साल पहले एक खबर पढ़ी थी कि जो जामनगर की रिफाइनरी है वहां बड़ी संख्या में आम की फसल होती है और उसका जो है वो साल में कई करोड़ का जो है वो टर्नओवर उस आम की फसल का है। अब राजीव जी, जामनगर की रिफाइनरी को जमीन सस्ते में दी गई होगी और वहां किसान अब खेती नहीं करके, खेती कौन कर रहा है आप समझ सकते हैं कि वो अंबानी साहब जो है वो आम की खेती वहां कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जगह जगहों पर ये संपत्तियां कब्जा की जाएंगी, प्रधानमंत्री के मित्रों को ये दी जाएंगी। इसके एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी ने जो ध्यान खींचा राजीव जी, निश्चित तौर पे ये आगे आने वाले समय में होने वाला है। जो लोग आज वक्फ बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं और मोदी जी के समर्थन में खड़े हुए हैं राजीव जी, कल को जब मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा किस मुंह से आप उस समय विरोध करेंगे, ये देखने वाली चीज है। और हमारे तो कुछ मित्र बता रहे हैं राजीव जी कि जो मंदिरों को संचालित करने वाले जो बोर्ड्स हैं उनमें अभी से खलबली पैदा हो गई है और उन्हें लग रहा है कि अगला निशाना वही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जरिए इस तरीके से सरकार ने कब्जा कर लिया है और आगे उनकी संपत्तियों पर भी कब्जा किया जाएगा। तो ये लंबा एक तरीके से कहा जाए प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है और ये सारी संपत्तियां इस तरीके से धार्मिक संस्थाओं की जो है उन पर कब्जा करके किसी भी तरीके से दिया ना। आप अयोध्या का ही राजीव जी उदाहरण लीजिए, किस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि वहां तमाम अफसरों ने अयोध्या के आसपास के जिलों में भी जो है वो सारी जमीनें खरीद ली। अब आपको अगर वहां खरीदने जाए तो आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो पहले ही जो है अफसरों और राजनेता और गुजरात के व्यापारी जो है वहाँ सारी जमीनें खरीद चुके हैं। तो ये अखिलेश यादव जो कहते हैं कि ये भूमाफिया है, तो ये वास्तव में राजीव जी ये साबित कर रहे हैं कि आपने कहा कैसे ये भूमाफिया है, तो अब ये साबित करके दिखाएंगे कि ये भूमाफिया है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अखिलेश यादव का कहना है कि यहाँ जो चल रहा है वो बड़े बड़े भूमाफियाओं का खेल अब शुरू होगा। वक्फ बिल को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी लगातार सचेत कर रहे हैं, चेताते आए हैं। हम लोग भी इस मंच के जरिए बहुत सारी बातें, बहुत लोगों को लगता है कि हम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर में जो छपा है आलेख, उस आलेख का जिक्र करके यहाँ पर ये ज़रूर समझना होगा कि आखिर क्या सचमुच हम यहाँ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अभी तक जो हम सचेत करने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था। ऑर्गेनाइजर यानी आरएसएस का मुखपत्र वो आखिर लिखता क्या है, वो तो साफ साफ लिख रहा है कि क्या होने वाला है। आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ही था, अभी दोबारा पढ़ के मैं बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजर लिख क्या रहा है। ऑर्गेनाइजर लिख रहा है कि भारत में जो हेडिंग है, हालांकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस वेबसाइट से इसको हटा दिया गया है। आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, और उसकी वेबसाइट से इस आलेख को, इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। भारत में किसके पास ज़्यादा ज़मीन, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड, बहस। इस शीर्षक से ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा है उसमें लिखा है कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा भूमि वक्फ नहीं बल्कि चर्चेज के पास है, चर्चों के पास है। चर्च, जी हाँ, ईसाई लोग जहाँ जाते हैं पूजा करने, याचना करने, चर्च, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है। लिखा है कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। ये बात, एक तरफ धर्मांतरण, दूसरी तरफ जमीन। डॉक्टर साहब जरा एक बार फिर आना चाहता हूं, तब तक और भी हमारे दूसरे साथी आ रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उन सबको यह तस्वीर जरूर दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब के अपने वक्तव्य के बाद। यह बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, यह पटना की तस्वीर है, और जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ भाग रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब जरा आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास उतनी ज़मीनें नहीं है जितनी ज़मीनें चर्चेज के पास हैं। दूसरा मुद्दा, ज़मीन का मुद्दा, दूसरा मुद्दा जो उठाया गया है वो धर्मांतरण का है। तो बहुत पुराना मुद्दा है ऐसे देखा जाए तो आरएसएस का धर्मांतरण। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया, उधर सरगुजा एरिया, और उस समय पैर धो धो कर घर वापसी करवा रहे थे। कौन करवा रहे थे? ये वही पैसा खुदा तो नहीं जी, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, वो धर्मांतरण करवा रहे थे। धर्मांतरण सो कॉल्ड धर्मांतरण वालों को घर वापसी करवा रहे थे। क्या फिर हम उसी राह पे जाते हुए देखेंगे देश की सियासत को डॉक्टर साहब? जी, महाराज कुमार दिलीप सिंह जूदेव उनका नाम था। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी थे और कैमरे के सामने पकड़े गए थे। उनका ट्रैप हो गए थे, जिसको कहना चाहिए स्टिंग ऑपरेशन में। पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए, सजा हुई, वो अलग बात। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में हमेशा से ही मुसलमानों के बाद दूसरा नंबर ईसाइयों का रहा है। उसके बाद आदिवासी और दलित, पिछड़े सब आएंगे धीरे धीरे कर, सबका नंबर आएगा। लाइन सीधी रखो। धर्मांतरण के मुद्दे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा एक शोर उठाती है और आमतौर पर उसके ज्यादातर प्रकरण जो सामने लेकर आती है, अभी जबलपुर में एक घटना हुई जहां 2 बस भरकर आदिवासी आ रहे थे, आरोप लगा दिया इनको जबरन लाया जा रहा था धर्मांतरण के लिए, जबकि उन लोगों ने कहा हम तो स्वेच्छा से आ रहे। भारत में आज भी कानूनन स्वेच्छा से धर्मांतरण करने पर कोई रोक नहीं है। जबरिया धर्मांतरण तो अपराध है। कोई भी किसी भी को इस तरह से धमकाकर या प्रलोभन देकर उसका धर्म नहीं बदलवा सकता। ऑर्गेनाइजर ने एक लेख में 2 निशाने साधने की कोशिश की। एक तो अपने सोचे समझे गए एजेंडे पर लकीर खींची कि भोले भाले गरीबों को, आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरित किया जाता है।
और दूसरा जमीनों का मामला। हमारे दर्शकों के लिए हम कुछ चीजें साथ साथ और अपडेट करते जा रहे हैं। देखिए, जो कैथोलिक चर्च है उनको जो जमीनें मिली हैं, हमने जैसा शुरू में कहा, अमलेदू जी ने भी उसकी तस्दीक की, ज्यादातर उनकी खरीदी हुई और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जमीनों का ब्रिटिश काल का है, अंग्रेजों के समय लीज पर मिला हुआ है। 1965 में एक सर्कुलर भी निकला था भारत सरकार की तरफ से उन जमीनों की वैधानिकता को लेकर। लेकिन वह ज्यादातर जमीनें ऐसी नहीं है कि कैथोलिक चर्च ने कब्जा कर लिया हो, अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ हो, उन पर चर्च चल रहे हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, तमाम सारी चीजें हैं। उसमें भी गड़बड़ियां हैं बेशक, जैसे जितने धर्मों की जमीनों में गड़बड़ियां, जिस जिस धर्म में जैसी चल रही है वैसी गड़बड़ियां कैथोलिक ईसाइयों के और प्रोटेस्टेंट्स के जो उनकी जो सोसाइटीज हैं, उनकी जो जमीनों के संचालन करने वाले लोग हैं, वे भी ऐसी गड़बड़ियां कर रहे हैं। जबलपुर का तो एक बहुत बड़ा पादरी गिरफ्तार हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी उसमें जमीन जायदाद के मामले निकले। अब मैं लौटता हूं दूसरे निशाने पर, जो अमलेदू जी ने भी इशारा किया। अंत में इनका जो टारगेट है वो हिंदुओं के मंदिरों से संलग्न जमीनें हैं, क्योंकि न तो चर्च के पास न वक्फ बोर्ड के पास उतनी जमीनें होंगी जितनी आज भी इस देश में मंदिरों के पास जमीनें हैं। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूं राजीव, शायद देश भर में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में एक शब्द होता है माफी औकाफ। मैंने पिछली डिबेट में भी बताया था, यह देश में और कहीं नहीं होता, बाकायदा मध्य प्रदेश में इसका एक विभाग है। और ये माफी औकाफ की जमीन है, कौन सी जमीन है और किस इलाके में इस्तेमाल होता है? ये मूलतः सिंधिया राजघराने के प्रभाव क्षेत्र में जो जमीन है धर्मार्थ दी गई थी, चाहे वो मंदिरों के लिए दी गई हो या खानकाहों दरगाहों के लिए। तो सिंधिया राजवंश का जो प्रभाव क्षेत्र था, ग्वालियर से लेकर मालवा तक, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, जो भी उसका विदिशा, मध्य भारत का जितना क्षेत्र सिंधिया राजघराने के तहत आता था, उसमें जो मंदिरों के साथ जमीनें थी, आज भी वे कई हजार एकड़ जमीनें मंदिरों के पास हैं। और वो जमीनें किस तरह खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उसके एक दो उदाहरण और बता दें। शाजापुर में एक राम मंदिर है, पुराना राम मंदिर है, किसी सिंधिया महाराज ने उसको जमीन दी होगी, उस जमीन पर बाकायदा कॉलोनी बन गई है राजीव, कॉलोनाइजेशन हो चुका उसका। ग्वालियर में एक बड़े गंगादास की शाला है, बहुत ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं राजीव जी, ये वही बड़े गंगादास की शाला है जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार हुआ। 1857 की क्रांति में इसी बड़े गंगादास की शाला के पास में जो नाला था, जहां उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया और अंग्रेज सैनिकों ने उनको मार दिया था, शहीद हो गई थी, तब इसी बड़े गंगादास की शाला के जो महंत जी थे और जो साधु थे, उन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। अंग्रेजों के दबाव में उस वक्त जब क्रांति खत्म हो गई, विफल हो गई, जयाजीराव सिंधिया लौटकर आगरा से वापस ग्वालियर आ गए, तब अंग्रेजों के कहने से जयाजीराव सिंधिया ने इन साधुओं को देश निकाला दिया। या ये साधु अंग्रेजों और सिंधिया राजाओं के की कार्रवाई से डर कर बाहर चले गए, आगरा चले गए। बाद में जीवाजीराव सिंधिया उन्हें बुलाकर वापस लाए। बड़े गंगादास की शाला के साथ सैकड़ों एकड़ जमीन आज भी ग्वालियर शहर और उसके बाहर देहात क्षेत्र में संलग्न है। बनारस का जिक्र अमलेंदु जी ने किया है। इस देश में एक भी बड़ा मंदिर ऐसा नहीं है जिसके साथ कई गांव संबद्ध न हो, जो तत्कालीन शासकों ने मंदिरों को दिए थे, मंदिरों के संचालन के। औरंगजेब ने तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के संचालन के लिए वहां घी का दिया निर्बाध अनवरत जलता रहे, उसके घी के प्रबंध के लिए व्यवस्था की थी औरंगजेब ने। तो अब अगला निशाना जो है वो हिंदू धर्म स्थलों से लगी हुई जमीनों को लेकर है। और तब हिंदू चूं नहीं कर पाएंगे अगर ये सरकार इस तरह से किसी तरह से कानून बनाकर
उस पर नजर डालेगी तो उस बुरी नजर से बचने के लिए कोई रास्ता उन लोगों के पास नहीं बचेगा जो आज वक्फ कानून में संशोधन पर ढोल बजा रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अंग्रेजों की बात। यहाँ हमारे दो साथी जुड़ गए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण गर्ग साहब। आप दोनों का स्वागत है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से जो बाद में जुड़े हैं। चर्चा हम कर रहे हैं वक्फ बिल पास होने के बाद दोनों सदनों से जो कानून बनने की तरफ अग्रसर है, यानी अब वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून और बन जाएगा और उसको गैजेट में ले लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद, इससे पहले कुछ मुस्लिम यूनियंस ने, कुछ मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति महोदया से समय मांगा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप साइन कीजिए, उससे पहले मिलने का, मुलाकात का टाइम दीजिए। तो एक खबर ये है। दूसरी खबर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस फोकस शिफ्ट्स टू कैथोलिक चर्चेज लैंड आफ्टर सक्सेसफुल पैसेज ऑफ वक्फ बिल इन द पार्लियामेंट। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। इसी को टैग करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी के ट्वीट में साफ साफ क्या लिखा है, एक बार फिर आइए और फिर गर्ग साहब के पास चलेंगे, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे। जरा राहुल गांधी के ट्वीट को लाइए। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मुसलमानों को निशाने पर लेने वाला वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा। इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। जल्द ही आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की तरफ चला गया है। इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसे बचाएं। संविधान को बचाइए। और शुरुआत हो चुकी है। पहले मुसलमानों को निशाने पर लिया, अब चर्चेज यानी ईसाइयों को निशाने पर लिया जाएगा, कल को हिंदुओं को निशाने पर लिया जाएगा, सिखों को लिया जाएगा। ये यहां पर बता रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी तस्वीर गर्ग साहब वहां की है, पटना की है, जरा उसको भी स्क्रीन पर ले आइए। दूसरी तस्वीर है जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जेडीयू के नेता आए इस वक्फ बिल के पक्ष में, जबकि 5 नेता पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन कुछ लोग आए, अब किस दबाव में थे, कैसे थे पता नहीं, लेकिन आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और जब सवाल पूछे गए तो सवालों का जवाब देने की जगह वो भागते हुए नजर आए। जरा इसको भी फुल वॉल्यूम के साथ जरा ले आए स्क्रीन पे, वॉल्यूम के साथ, ताकि और हमारे साथी जो बाद में जुड़े हैं वो भी सुन लें कि चल क्या रहा था पटना में। सुनिए। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, या लेख इसमें आपने किया है। क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी, सवाल का जवाब दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पॉइंट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस बानो को ये जवाब दीजिए। बानों के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है, आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, धन्यवाद। एलन सिंह ने जो बोला कि वह कोर्ट जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ उठाएगा, और किसी का आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सवाल सर, क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? मुसलमान डरे हुए हैं क्या जेडीयू के साथ? क्यों नहीं बोल रहे आपको? क्यों नहीं डर, बोल क्यों नहीं रहे? डरे हुए जवाब दिए सर, मुसलमान डरे हुए हैं क्या? क्यों नहीं बोल रहे? तो सुन रहे थे गर्ग साहब, देख रहे थे आप तस्वीरों को, एक तरफ पटना की ये तस्वीरें और इसके अलावा पशुपति पारस कह रहे हैं कि जिन्होंने साथ दिया है वो उनकी पार्टी में अभी फूट बढ़ेगी। उधर जेडीयू की तस्वीर आप देख लिए, बीजू जनता दल की तस्वीरें अलग आ रही हैं, जहां नाराजगी है, नाराजगी रालोद में भी है, नाराजगी चिराग पासवान की पार्टी में भी है, नाराजगी उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में भी है, और नाराजगी उधर 3 लोग जो एब्सेंट थे टीएमसी से उधर भी है। तो हर तरफ ये बिल पास हो गया। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी, सप्ताह भर हम लोग इस पर खूब चर्चा कर चुके हैं, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है इस चर्चा में, आपकी पहली प्रतिक्रिया?
आप पूछ रहे हैं कि ये जो बिल पास हुआ इस पर प्रतिक्रिया आप चाहते हैं? जी, इस पे और इसके आगे बहुत सारी तस्वीरें आप तक हैं ऑलरेडी। देखिए, जो बिल पास हुआ उसको मैंने जिस नजरिए से देखता हूं वो एक अलग नजरिया है कि बिल जो पास हुआ उसमें लोकसभा में उसके पक्ष में 232 सांसद थे और उनके विरोध में जो लोकसभा में जो बिल पास हुआ उसके पक्ष में 286 थे सांसद। 288 विरोध में और जी 288 थे और 232 थे इधर विपक्ष में। अच्छा, 288 आप मान लीजिए। जी। तो जो फर्क था वो 56 सीटों का था, 56 सदस्यों। 232 सांसदों का विरोध होना बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको बिल का पास होना नहीं मानता हूं, मैं सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी मानता हूं कि देश के 232 सांसद सभी पार्टियों के, कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के तो बहुत कम है, 99 है, वो मुसलमानों के पक्ष में या संविधान के पक्ष में या सरकार के खिलाफ या सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े, और वो सरकार को आसानी से बिल नहीं पास करने दे रहे हैं। आपने देखा कि जैसे बहस हुई है, ये तो लोकसभा का है राजीव जी। राज्यसभा में 128 सांसदों का समर्थन बिल को मिला और उसके खिलाफ 95 सांसद थे। मतलब डिफरेंस जो था वो सिर्फ 33 सांसदों का था। आप क्या समझते हैं? आपने जैसे अगर ये देखें कि AIADMK अन्ना द्रमुक, उसके साथ बीजेपी तमिलनाडु में चुनाव समझौता करने जा रही है और AIADMK की मांग पर अपने स्टेट प्रेसिडेंट को हटा रही है वहां से। उसके सांसदों ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट डाला। BRS के सांसदों ने खिलाफ वोट डाला, भारत राष्ट्र समिति के। जी। YSR कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खिलाफ वोट डाला राज्यसभा में। बीजू जनता दल में विभाजन हो गया इसको लेकर, 2 सांसदों ने विरोध में डाला, 5 ने पक्ष में डाला। मैं इसको एक अलग एंगल से देख रहा हूं। ये जो बिल जो पास हुआ है उसको अलग एंगल से देख रहा हूं। अगर आप इंडिया ब्लॉक की टोटल स्ट्रेंथ देखें राज्यसभा में 81 की है जी, और जो बिल के विरोध में लोग आए हैं वो 95 आए। ये जो 14 लोग आए ये कौन है? तो ये जो सरकार है ये बुरी तरह इस चीज को लेकर डरी हुई है कि क्या इतने सारे सांसद बिल के विरोध में संसद में खड़े हो सकते हैं। कि बिल आसानी से पास नहीं होना इस चीज का संकेत है कि जो राहुल गांधी ने लगातार कहते रहे कि सरकार के इरादे क्या हैं। तो ये राहुल गांधी का जो स्टैंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्टैंड विंडिकेटेड जी, वो है चीज कि एक तमिलनाडु और TMC के कुछ सांसद 2 या 3 अनुपस्थित थे, तो उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या की जा रही है कि आप अनुपस्थित क्यों थे विरोध में। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जी, इस समय बड़ा कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है ममता का सरकार से
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब से 25,000 टीचर्स की नियुक्तियों को रद्द किया गया है, वो बढ़ने वाला है। आप इसको ऐसे मानिए कि ममता बनर्जी जो अटैक कर रही हैं, कभी आपने नोटिस किया हो तो, मैं तो कर रहा हूं लगातार जी, वो लगातार सीपीएम और बीजेपी पर कर रही हैं, कांग्रेस का नाम नहीं लेती है। अगर आप ये ताजा बयान भी अगर देखें उनके हाल के, ये टीचर्स वाले मामले में भी देखें और चीजों में भी देखें, तो उनका आरोप ये कि बीजेपी और सीपीएम ये सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि एक नया इंडिया ब्लॉक जो दिख रहा है, नीतीश कुमार की कमजोर होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जो विघ्न संतोषी थे उनकी समाप्ति के बाद, और स्टालिन ने जो कहा है कि वो तो किसी हालत में, मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले लोगों में स्टालिन सबसे पहले हैं, उनकी पार्टी सबसे पहले। तो ये एक नया कॉन्फ्रंटेशन वक्त को लेकर बन रहा है। और मैंने भी वो जो खबर है ऑर्गेनाइजर वाली, उसको देखा था, ट्विटर पे देखा था मैंने, उसका पूरी खबर देखी थी। जेएस यादव, जेपी यादव का ट्वीट है वो, जेएस यादव का, और बताया है उन्होंने कि ये जो इनका एजेंडा क्या है पूरा जो है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ राजीव जी, वो भी एक अलग बात है। हम उस एंगल पर अभी गए नहीं है कि ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो तनाव है, ये उसका परिणाम है कि आरएसएस ने क्रिश्चियन मिशनरीज का मुद्दा उठाया है। मोदी सरकार जो है वो केरल के ईसाइयों के साथ, मतलब कैथोलिक चर्च जो है वो सबसे ज्यादा केरल में पावरफुल है, और सबसे ज्यादा जमीनें केरल में हैं इन लोगों के पास। और केरल के ईसाइयों ने ही मोदी सरकार का समर्थन किया है, केवल वक्त पे मामले में नहीं किया, हर तरह के मामले में किया है। और मोदी सरकार को चर्च का वहां सपोर्ट चाहिए चुनाव में अगले साल। तो ये जो संघ ने कहा है, ये असल में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि एक शॉक हो सकता है कि ये संघ ने इतने बड़े कैथोलिक समुदाय को नाराज कर दिया, जिसके पोप से मिलके, गले मिलके हमारे विश्व गुरु आए इटली में, रोम में। ये मामला चर्च की जमीन का नहीं है, ये मामला मतलब हो सकता है, मैं तो अपने अनुमानों के आधार पर कहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए राजीव जी कि वक्फ का बिल अभी पास हुआ है जी, अभी उस पर हस्ताक्षर होना बाकी है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है। इस बीच में आरएसएस को क्या पड़ी कि उसने ये कैथोलिक चर्च का मामला क्यों छेड़ दिया। अगर वो मोदी जी के समर्थन में खड़ी है या संघ खड़ा है बीजेपी के समर्थन में, तो एक पूरे ईसाई समुदाय को खड़ा करके मुसलमानों के साथ जोड़ने की क्यों कोशिश करना चाहिए। और उस खबर में जो लिखा है कि इसके बाद आदिवासियों की जमीन, तो आप सोचिए जरा कि संघ क्या चाहेगा कि मुसलमान, ईसाई, आदिवासी सब सरकार के खिलाफ हो जाए। आप मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है कि संघ कोशिश कर रहा है कि ये सारे के सारे ये जो लोग हैं उनको वार्न कर रहा है कि भैया ये जो बीजेपी सरकार है तुम्हारी भी जमीन ले सकती है। तो जो पितृ संस्था है बीजेपी की,
वो बीजेपी के प्रति या बीजेपी सरकार के प्रति लोगों को आगाह कर रही है। आपने कभी सुना है ऐसा? आप तो ये सोचिए ना, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप इस एंगल पर जाइए कि भैया ये अभी कैसा टाइमिंग था आपका कि आपने इस समय क्यों ये बात छेड़ी कि हम कैथोलिक चर्च से जमीन ले सकते हैं या लेना चाहिए। आप क्यों इंस्टिगेट कर रहे हो कैथोलिक चर्च को हमारे खिलाफ, और खासकर तब जबकि हम श्रीलंका में बैठे हुए हैं। मैं इसमें जो राजीव जी जो नई चीजें देख रहा था ना, वो थोड़ा सा ये एक जो नया, मतलब मैं समाप्त करता हूं जी कि एक नया पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा। ये जो छोटे छोटे दल हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये आरएलडी विद्रोह चल रहा है जयंत चौधरी के खिलाफ, जेडीयू टूट चुका है। मैं अपनी पिछली बातचीत में जैसा मैंने जी जिक्र किया था कि नीतीश कुमार तो कहीं है नहीं, खत्म हो चुके हैं, मैक्सिमम बीजेपी की तरफ आ चुके हैं, आप बता रहे थे। हाँ आ चुके हैं। लल्लन सिंह ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को, वक्फ बिल को लेकर, मतलब बीजेपी के लोगों से ज्यादा ऊंची आवाज में लल्लन सिंह ने उसको डिफेंड किया। और नीतीश बाबू की जगह मोदी जी का जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो आप सोचिए कि जेडीयू तो समाप्त हो चुका है। वो एक फिल्म आई थी, अगर ये राकेश पाठक तो ऐसी चीजें बड़ी याद करते हैं, जाने भी दो यारों जी। उसमें वो उसका एक पुतला लेके चलते हैं ना, वो पूरे टाइम घुमाते रहते हैं उसका शाह का है, वो भी ईसाई रहता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो वो डेड रहता है पर उसको जिंदा बताने के लिए उसको चलाते हैं वो लोग। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं जी, सही कह रहा हूँ जी बिल्कुल। वो उनको स्टेज पे भी ले आते हैं। तो नीतीश बाबू को बीजेपी ऐसे ही घुमा रही है कि वो है नहीं पर उनको मंच पर पेश कर रही है, चुनाव तक उनको रखेगी, उसके बाद पूरी जेडीयू को ताबूत में डाल के उसी ब्रिज के नीचे डाल देगी ताबूत को, जहां से उसको वो जो भी सज्जन है, डिमेलो या क्या नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनको वो निकाल के सड़क पे खड़े खड़े लाते हैं जी। ये जो मुझे फिल्मों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, पर ये मुझे कई बार स्ट्राइक करता है जी, बहुत क्लासिक फिल्म है वो। हाँ, एक क्लासिक कि हम कैसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मरे हुए लोगों को भी जिंदा रखते हैं, ये चीज जो है। तो इसलिए ये आप जो जेडीयू का कह रहे हैं, आप देखिए चिराग पासवान कैसे मुसलमानों को आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। आप देखना कि चिराग पासवान आप लोगों के लिए, ये सब घबराए हुए हैं। बीजेपी ने एक झाड़ू से सबको समाप्त कर दिया है। चिराग पासवान, अब बताइए पारस जो हैं वो बने क्यों हुए हैं बीजेपी में? मंत्री है ना वो तो, कि नहीं है? नहीं, मंत्री नहीं है। अच्छा, नहीं है, कुछ होंगे। तो वो हैं क्यों बीजेपी में, है ना वो अभी कि नहीं है बीजेपी में? पारस, पशुपति पारस, चाचा पशुपति पारस हैं तो एनडीए में, लेकिन कुछ है नहीं उनके पास, मंत्री नहीं। चलिए, तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी में क्यों हो भैया आप? जब आप कह रहे हो कि एलजेपी का विभाजन हो जाएगा तो आप बीजेपी में क्यों खड़े हुए हो? ये सब खत्म होने वाले हैं। बिहार चुनाव में ये सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नए किस्म का पोलराइजेशन, और ये आरएसएस का बहुत जबरदस्त दबाव, इसको मानिए, ये जो ऑर्गेनाइजर वाली चीज है, इसको बीजेपी के अध्यक्ष पद से जोड़कर देखिए राजीव जी, क्या बिल्कुल इनका अध्यक्ष पद का मामला सुलझा नहीं है। नागपुर यात्रा, मतलब संतरे बाजार में आ गए हैं पर अध्यक्ष नहीं आया बीजेपी का अभी बाजार में। नागपुर के संतरे बिक रहे हैं पर बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बिक रहा है। तो
इसलिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। ये बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइजर ने इसको पहले डाला, ऑल इंडिया की खबर बनवा दिया, सोशल मीडिया पर आ गया, फिर धीरे से उसको वेबसाइट से विड्रॉ कर लिया। दोनों काम हो गए जी। राहुल गांधी का ट्वीट के बाद करना पड़ा है सर। नहीं, वो तो ट्वीट तो ठीक है। राहुल गांधी तो क्या ट्वीट है, वो तो जो रिएक्शन हो रही है वो जबरदस्त हो रही है। बिल्कुल राहुल गांधी और संघ भी मिले हुए हैं आपस में मोदी के खिलाफ, ये भी मान के चलिए ये नया इक्वेशन आप बता रहे हैं गर साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथियों, कभी कभी हंसना भी ज़रूरी है और थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। भले हम लोग दूसरे ढंग से थोड़ा हंसी मजाक के लहजे में गर साहब अपनी बात रख रहे हैं। जाने भी दो यारों फिल्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। आज की तारीख में ये फिल्म क्यों और कहाँ कौन यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ। और अभी से थोड़ी देर पहले आप लोगों ने तेजस्वी यादव की एक बाइट सुनी जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि काम निकल जाएगा तो इनको बाहर कर देंगे। वही तो उस फिल्म में भी है। तो यहाँ नीतीश बाबू से काम बीजेपी का निकल जाएगा और उसके बाद नीतीश बाबू को बाहर कर देंगे, लेकिन उनके जितने साथी हैं वो पहले ही लगता है कि बाहर हो चुके हैं, जिस बारे में बता रहे थे गर साहब। क्योंकि आपने ललन सिंह का भाषण सुन लिया होगा बखबिल पे, वो नीतीश कुमार का नाम ना लेकर वो बार बार मोदी जी का नाम ले रहे थे, मोदी का जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने भाषण देना शुरू किया हो। भाषण देते वक्त वो बीजेपी के सदस्य खुद को मान रहे थे। आता हूं दोबारा आपके पास गर साहब, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, दो इंपॉर्टेंट पहलू, एक तरफ आरएसएस मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की बात हम कर ही रहे हैं प्रशांत जी, और उसमें राहुल गांधी का ट्वीट, और उसमें भी टेलीग्राफ ने उसको छापा है जिसको हम लोग दिखा भी रहे थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने तो ऑलरेडी इसको डिलीट कर दिया, अपने वेबसाइट से हटा दिया। लेकिन जैसा गर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने काम कर दिया, आरएसएस ने अपना काम, ऑर्गेनाइजर ने अपना काम कर दिया। अब उसको दसियों अखबार वाले छाप दिए, दसियों लोग ट्वीट कर दिए, उसको पूरे सोशल मीडिया में फॉरवर्ड कर दिए, शेयर कर दिया गया। अब आप हटा भी लो तो क्या फर्क पड़ता है। आपकी मंशा यहां समझ में आ गई, जो पहले से हम लोग इसी मंच पे कहते आए हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन साथ साथ अगर बिहार चलें तो बिहार में परिस्थितियां बहुत बदलती हुई नजर आ रही हैं, सिर्फ जेडीयू में नहीं, चिराग पासवान की पार्टी में भी। उधर चाचा जी कह रहे हैं, वो भी जो वक्तव्य दे रहे हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश है। पशुपति पारस जो कह रहे हैं वो क्या खुद को बचाने की कोशिश नहीं है? उत्तर प्रदेश आइए तो चिराग, इधर जयंत चौधरी का वही हाल है, ओडिशा जाइए वही हाल है, आंध्र प्रदेश जाइए वही हाल है। तो हर तरफ कैसे देखा जाए, आपका इस पे विश्लेषण? जी देखिए, पहली बात तो मैं गर्ग साहब ने जो पॉइंट उठाया है बहुत ही वाजिब है, और जो गर्ग साहब सोच रहे हैं वही राहुल गांधी भी सोच रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने उसको स्क्रीनशॉट लगाया। और आरएसएस ने किया क्या है, आरएसएस का ऑडियंस क्या है, इसको भी समझना होगा। आरएसएस ने वक्फ के बिल के सहारे चर्चेस के मामले को उठाकर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। उनका टारगेट इंटरनेशनल है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल मोदी जी की अमेरिका यात्रा के 5 दिन पहले ट्रंप ने एक फेथ मिनिस्टर भी अपॉइंट किया है, जो एक पैस्टर हैं। और उसके पिछले बैकग्राउंड पे अगर आप जाएंगे, गर्ग साहब भी जानते होंगे, हम लोगों ने तो उस वक्त कवरेज भी किया था, जब ग्राहम स्टेन्स की हत्या हुई थी उसके बाद अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी थी भारत से। बड़ा कड़ा रुख लिया था, बावजूद इसके कि वो ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन अमेरिका ईसाइयों के मामले पे बहुत ही गंभीरता से काम करता, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूंसी वही है। और अब इस वक्त डेमोक्रेट नहीं है, ये रिपब्लिकन है। और अभी टैरिफ का मामला चल रहा है। तो आप इसके मद्देनजर आप देखिए कि आरएसएस ने इस पूरे मुद्दे को
इंटरनेशनल कर दिया। क्यों यूरोपियन यूनियन मणिपुर के मामले में रेजोल्यूशन पास करता है? इसलिए क्योंकि वहां चर्चेस जलाए गए। क्यों मोदी सरकार की हालत खराब होती है इसमें? क्यों अमेरिका जाने से पहले जो है बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा होता है? ये सब जानते हैं। और अभी आप देख लीजिए कि जब हरसिमरत कौर ने भाषण में अपने ये कहा कि मणिपुर में ईसाइयों को निशाना बनाया गया, तो चेयर पे थे दिलीप सैकिया, बीजेपी के एमपी हैं असम से, उन्होंने उस हिस्से को हटवा दिया रिकॉर्ड से। बड़ी प्रतिक्रिया की कि नहीं वो ईसाइयों का मामला नहीं है। तो आरएसएस ये सब डायनेमिक्स जानता है, ऑफकोर्स जानता है। तो आरएसएस ने इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया कि मोदी सरकार का अगला निशाना अब कैथोलिक चर्च है। अब आप ये डिफेंड करते हैं। और वो राहुल गांधी के ट्वीट से वो और आगे बढ़ गया, उसको एम्पलीफाई हो गया वो। तो राहुल गांधी ऐसा सोचा है, वो गर्ग साहब भी वही सोच रहे हैं और मैं भी उसी दिशा में सोच रहा हूँ। ने जो शरारत की है मोदी जी के साथ, इसको शरारत ही कहा जाएगा। वो आरएसएस ने कोई हिसाब चुकाया है उनसे अपना पुराना। दूसरी बात कि बिहार चलते हैं। बिहार में देखिए नीतीश कुमार, तो हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, नीतीश कुमार पहले से कमजोर थे और खंडहर पे एक धक्का और लग गया वक्फ बोर्ड का। और जो तस्वीर अभी आप दिखा रहे थे कि इस सवाल पर कि वक्फ में क्या गैर मुस्लिम लोग भी होंगे, इस पे आपका क्या रुख है? इस सवाल पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो भाग रहे हैं, ये वीडियो बहुत महंगा पड़ेगा। ये चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया इस वीडियो ने। उस सवाल के साथ वो पत्रकारों का सवाल है कि वक्फ में गैर मुस्लिम भी लोग होंगे, इसके पक्ष में आपने वोट दिया है। इस सवाल पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो भाग रहे हैं, ये तो काफी नीतीश कुमार को महंगा पड़ने वाला, जेडीयू को। और मुझे लगता है कि जेडीयू भी अब वाइंड अप करने की दिशा में है। उनके बचे खुचे लोग बीजेपी में चले जाएंगे। यह हकीकत है कि जेडीयू में कोई कैसा भाषण दे लोकसभा में, ददन सिंह या जो भी करे, मास लीडर वहां पे एकमात्र नीतीश कुमार ही है। लेकिन नीतीश कुमार के नीचे से धीमे धीमे चीजें खिसक रही हैं। नीतीश कुमार की एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी और उन्होंने सवाल उठाए थे पसमानदा मुसलमानों का। पसमानदा मुसलमानों के सबसे बड़े नेता और पसमानदा महाज आंदोलन के जो इनको जनक कहा जाए, अली अनवर साहब, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं 2-3 महीने पहले। जी तो अली अनवर वहां है। सुप्रीम कोर्ट, मेरी जितनी जानकारी आज तक है, कम से कम 4 लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। उसमें एक कांग्रेस के किशनगंज के एमपी जो है मोहम्मद जावेद भी है, जावेद अली सुप्रीम कोर्ट चले गए, ओवैसी चले गए, 2 लोग और गए हैं। तो कम से कम 4 पिटीशन आ गई हैं और कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से इंतजार कर रही है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जाने से ऐसा नहीं कि कल सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने जा रहा है, ये मुद्दा रहेगा, वहां पे बहस होगी, सुर्खियों में रहेगा, ये चीजें रहेंगी। अब बिहार इलेक्शन की जरा जो गणित हम देखते हैं, बिहार में जो सीमांचल इलाका, कम से कम 47-48 सीटें हैं राजीव जी बिहार में, जहां मुस्लिम मतदाता 20 से 40% है। बाकी से पूरे बिहार में 16% है ही एवरेज। लेकिन 48 सीटों पर जो है वो 20-40% है। किशनगंज है, अररिया है, सीमांचल के तमाम जिले हैं।
यहाँ पे नीतीश कुमार को भी सीटें मिलती रही हैं ऐतिहासिक रूप से, और ये इलाका पिछले कुछ 2 इलेक्शन में आरजेडी या महागठबंधन के को ज़्यादा वोट देता, वो कंसोलिडेट होगा। तो नीतीश कुमार की जो बड़ी एक कंस्टिट्यूंसी है वो हिल गई है, पहले ही से हिल गई थी और अब हिल गई है। दूसरा क्या होता है कि देखिए, मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत विजिबल मतदाता है, वो जब कहीं जाता है तो थोड़ी आवाज़ होती है। तो जब मुस्लिम मतदाता खिसकता है तो तमाम और समाज में भी हलचल होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार का जो इलेक्शन है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये जो लोग हैं, मैं अभी बिहार के बाहर की पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आखिरी इलेक्शन है। मायावती 1 MLA और 0 MP के साथ भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आज भी, वो ये पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी, लेकिन इनका रेलेवेंस बिहार की पॉलिटिक्स में अब खत्म हो जाएगा। और इसमें मेजर जो एडवांटेज है, आरजेडी से ज़्यादा इसमें एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस, आरजेडी, इन सबको बहुत एडवांटेज बिहार के इलेक्शन में मिलेगा, उन 48 सीटों पर, उनके बाहर भी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी मुस्लिम मामलों पे आप देखिए कि कितना वोकल रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब मारपीटें हो रही थी नमाज को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हाथ लगा के देखो किसी मुसलमान को। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव स्टैंड लेते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी स्टैंड ले रहे हैं, कांग्रेस के MP सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये संदेश बिहार में चला गया है। और जो ये वीडियो है, ये सबसे बड़ा संदेश जो है नीतीश कुमार के लिए चला गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो बेहतर होता उनके लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ नहीं चलेगा, यही वीडियो चलेगा, और ये वीडियो अब चुनाव तक चलेगा। तो अब वैसी वहाँ पे कितना सीटें खड़ी करते हैं, बीजेपी की नई बी टीम में वहाँ पे प्रशांत किशोर, वो भी अनाउंस कर रहे हैं कि 40 मुस्लिम खड़ा करेंगे वो। लेकिन अब इन सब चीज़ों से कुछ होगा नहीं। मुस्लिम मतदाता और आज का मतदाता भी बहुत सजग है, होशियार है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से लगातार ये सुर्खियों में रहेगा, बिहार इलेक्शन तक रहेगा। तो ये इसलिए नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ेगा। जी राजीव जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को ये तस्वीर बहुत महंगी पड़ेगी आने वाले समय में, आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। ज़रा एक बार फिर आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा नाम डॉक्टर साहब का ठीक कर लीजिए, और ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव से पहले और वक्फ बिल को पास करवाकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो चाहती थी कि यहाँ पोलराइजेशन हो, और ख़ासकर बिहार जैसे एक ऐसे राज्य में जहाँ पोलराइजेशन के दम पे थोड़ा और अपने आप को गेन करना, इसमें बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है? क्या नीतीश बाबू के जो वोटर्स हैं उसको भी अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहती है? क्या चिराग पासवान के वोटर्स को भी टोटली पोलराइज करना चाहती है बीजेपी, या कुछ और है? क्या हो सकता है? आपके सवाल पर आए उससे पहले श्रवण जी को सैल्यूट करना चाहूंगा कि सर को 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों के करेक्टर का नाम भी याद है। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला था, डी मैलो। सतीश शाह ने उस रोल को अदा किया था, वो नगर निगम कमिश्नर का रोल था। उसकी लाश लेकर ये लोग, नसीरुद्दीन शाह और रवि बासवानी, विनोद चोपड़ा और एक और नाम था, ये लोग लाश को घुमाते हैं। और खबरदार नाम का एक अखबार भी था सर, उसमें ये लोग पेशेवर फोटोग्राफर थे, नसीरुद्दीन शाह और रवि बासवानी। और खबरदार नाम के अखबार की संपादक थी भक्ति बर्वे। तो हमारे दर्शक देख ले, बहुत रोचक फिल्म है। उसमें बिल्डर माफिया, नगर निगम आयुक्त, प्रशासन किस तरह से गड़बड़ियां करते हैं, और एक लाश को घुमाने का, उसका प्रयोग करने का जो उदाहरण एक तरह से सर ने लिया, बिल्कुल सामयिक है। आज भी कभी औरंगजेब की कब्र को घुमाया जाता है देश भर में, कभी मृत प्राय पड़ी हुई पार्टियों को घुमाया जा रहा है। अब आपके सवाल पर आते हैं, तो सर हम तो फिल्मों के बहुत दीवाने हैं,
लेकिन आपको याद है 1983 की फिल्म का मजा आ गया तुम के साथ। जहां तक बिहार का प्रश्न है और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की रणनीति का सवाल है कि इस बिल को पास करा के, इस कानून को बनवा के वे क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि वे पूरे देश में जो बहुसंख्यक मतदाता है उसको पोलराइज करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐलानिया पिछले से पिछले विधानसभा में, या शायद पिछले में 80-20 के ऐलान के साथ लड़ा थे। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी कहती है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह चुनाव 80-20 का है। तो बिहार में भी कुछ इसी आंकड़े पर बीजेपी की नजर हो। अब हमें इस आकलन को करने की जरूरत है कि क्या इस बिल के बाद जो मुसलमान वोटों का घाटा होगा बीजेपी को, उसकी भरपाई बिहार के बाकी समुदायों से बीजेपी कर पाएगी? क्योंकि बिहार में सिर्फ सवर्ण उच्च मध्यम वर्गीय मतदाता ही नहीं है, वह असली लड़ाई तो दलित और पिछड़ों की। वहां लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता हैं, राजद जैसी पार्टी है जिसके पास अपनी गोलबंदी है पिछड़ों के, ओबीसी के, दलित मतदाताओं। क्या उसमें बीजेपी सेंध लगाकर इस घाटे को पूरा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो चुनाव में मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे देश को ये संदेश देने का है कि वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के काम में अब भी लगी। आप सोच कर देखिए, बहुसंख्यक समाज को इस फैसले, इस कानून के संशोधित होने से क्या हासिल होगा? किस अंधभक्त को 5 एकड़ जमीन वक्फ की जमीन में से मिलने वाली है? किसे कश्मीर में प्लॉट मिल गए? कितने लोग कश्मीर से ब्याहता ले आए? लेकिन ये दुखवाद होता है, दूसरे को दुख में रखकर सुख को ग्रहण करना। हेडोनिज्म और सैडोनिज्म 2 तरह की भावनाएं होती हैं। तो इस वक्त हमारे देश में जो बहुसंख्यक समाज, उसका सुख इस बात में है कि दूसरे वर्ग, दूसरे समाज, दूसरे संप्रदाय को दुखी रखा जाए, उसको पीड़ित रखा जाए, इसमें सुखी है। भले वो 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर, सरकारी थैले पर आश्रित हों, भले 45% लोगों के पास रोजगार न हो, देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी हो, आसमान छूती कीमतें दैनिक जीवन को दूभर किए हों, लेकिन उस दुख का उन्हें एहसास नहीं है। उनका सुख इसमें है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है। अंतिम बात कहूंगा, प्रशांत जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी उसका हवाला दिया। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल भी कर रहे थे, और सचमुच में हम और आपको भी उतनी जानकारी नहीं होती न्यायिक प्रक्रिया की। तो लोगों के दिलो दिमाग में यह था कि संसद ने कानून बना दिया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जो संसद द्वारा बनाया गया है उसको 2 आधार पर उसकी समीक्षा मीमांसा कर सकता है। एक तो ये कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी भी रूप में अगर हनन हो रहा तो सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकता है। नंबर 2, अगर संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी तरह की कोई चोट लग रही हो, उसे नुकसान पहुंच रहा हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट इसकी मीमांसा कर सकता है। और तीसरा वो है जिसमें राज्यों के अधिकार क्षेत्र के जो विषय, जिन विषयों के कानून राज्य बनाते हैं, हमारे संघीय ढांचे में जो विभाजन है, अगर केंद्र सरकार ने, संसद ने उसका अतिक्रमण करके कोई कानून बना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी भी समीक्षा मीमांसा कर सकता है। 4 याचिकाएं लग चुकी हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मामला अदालत में जाएगा। हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्षों लगा लेगा इसमें, लेकिन तब तक के लिए इस बात पर बहस तो चलती ही रही कि क्या इस कानून के जरिए संविधान के मूल ढांचे, कई अनुच्छेदों की हम लोग पिछले दिनों चर्चा करते रहे हैं, उनका उल्लंघन हुआ है इस संशोधन के जरिए। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है
ये उसके ही हवाले है। जी राजीव जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब एक बार फिर आना चाहता हूँ आपके पास। सर क्या लगता है आपको, जैसे बहुत सारे बिल, किसानों का बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, फिर राम मंदिर बनवाए, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर 370 की बात आती है, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, अब वक्फ बिल ले आए, और कई सारे चुनाव हैं, बिहार चुनाव, उसके बाद आगे तो ढेर सारे चुनाव हैं 26 में, 27 में। बीजेपी आखिर इस निर्णय से उसको कितना फ़ायदा, क्या फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम लोग भी समझें, हमारे दर्शक साथी भी समझें कि आखिर रात को, सुबह मतलब दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक संसद लगाकर और इस बिल को पास कराकर क्या बीजेपी को यहाँ फ़ायदा होने जा रहा है? बहुत जबरदस्त नुकसान होगा राजीव जी। इसके 2 जगह नुकसान होंगे। देखिए, सबसे बड़े नुकसान 3 जगह होंगे या 4 जगह होंगे। सबसे बड़ा नुकसान बिहार में होगा। बिहार में जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वो करीबन 2 करोड़ के करीब है। टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ है, उसमें 1.25 करोड़, 1.5 से 1.25 करोड़ या 2 करोड़ के करीब मुस्लिम है, और कई जिलों में वो उनका प्रभाव होता है। अगर आपको याद हो कि 2020 के चुनाव में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जी, भागवत ने जब कुछ इलाकों में मतदान होने वाला था, उसके ठीक पहले वहां कुछ सभाओं में जाके आरक्षण के विरोध में कुछ बोल दिया था पब्लिकली। 15 का चुनाव था शायद जी, 15 का, 2015 का चुनाव था जी, चुनाव था, 15 का चुनाव रहा, क्योंकि पूरी बीजेपी हार गई वहां बुरी तरह। ये जो आरएसएस ने किया है, पता नहीं कितना टाइम है आपके पास। प्लीज जी, बिल्कुल समय है, आप प्लीज अपनी बात रखिए जी। मुसलमानों का पूरा वोट वक्त के कारण, और आरएसएस ने ये जो मुखपत्र ने जो किया है, उसके कारण बिहार में और केरल में जबरदस्त तरीके से, और तमिलनाडु में और बंगाल में ये वक्त के कारण, और ये जो आरएसएस का मुखपत्र है, इसने जो कहा है, उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं। आरएसएस का मुख्य काम है नॉर्थ ईस्ट में, राजीव जी, मतलब वहीं से शुरू किया था इन्होंने काम करना। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की अभी बेंगलोर में बैठक हुई, उसमें खुले तौर पर इस चीज पर चिंता व्यक्त की गई कि मणिपुर का मामला शांत नहीं हो रहा है, नहीं किया गया, और उसमें यह कहा गया कि संघ अपना काम करता रहेगा। अब इसको मणिपुर से क्या लेना देना, मैं आपको बता। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा चर्च जली हैं पूरे भारत में, मणिपुर प्रकरण, और नॉर्थ ईस्ट की जो चर्च हैं वो मोदी शासन के बुरी तरह खिलाफ हैं, और केरल की जो चर्चें हैं वो सरकार के पूरी तरह पक्ष में हैं। तो अब हुआ क्या कि संघ ने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट की चर्चों को तो खुश कर दिया, और केरल की चर्चों को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें केरल में है।
चर्चों के पास। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ईसाई समुदाय है वहां केरल में, वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। आप जिसको पादरियों ने अपने मतलब बीजेपी के पक्ष में किया, वक्त का समर्थन करके मोदी जी के साथ मीटिंग करके दिल्ली में केरल के का डेलीगेशन मोदी जी से मिला है दिल्ली। ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को जो अब हो रहे हैं उसमें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो पूरी लड़ाई है ये संघ और बीजेपी की लड़ाई है। आप पाएंगे कि इसके जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलेंगी, आसानी से नहीं खुलेंगी। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद चीजें कैसी होती हैं वो देखिए। पहली चीज है। दूसरी चीज राजीव जी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार घोषणा कर दे ना कि हमारा कोई इरादा नहीं है ईसाई जमीनों को के संबंध में। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है, 7 करोड़ हेक्टेयर का मतलब मालूम है ना आपको? 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के करीब जमीन होती है जी। मतलब 14-15 करोड़ हेक्टेयर जमीन। इसमें अधिकतर जमीनें खरीदी हुई हैं चर्चों के द्वारा, आदिवासियों से और तमाम लोगों से खरीदी हुई। इसमें ब्रिटिश शासनकाल की बहुत कम है। वो है जैसे आपको पोर्चुगीज के जमाने की वो गोवा में मिल जाएंगी, या फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच इन्फ्लुएंस जब रहा तो पौंडुचेरी में मिल जाएगी, या आपको केरल में मिल जाएगी। पर बेसिकली इन लोगों ने खरीदी है क्योंकि पैसा बहुत है। उस समय काफी पैसा कन्वर्शन के लिए रोम से आता था जी। फिर वो एक बहस अलग हो जाए। बहुत बड़ा ये नुकसान संघ ने कर दिया है और वापस भी घुस गया अपने बिल में कि हमने कर दिया, अब तुम भुगतो। मेरा एक ही कहना है कि अमित शाह कह दे खुले आकर कि ये भ्रम है, गलत है, हमारे यहाँ ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमको वक्त के बाद हम आदिवासियों की या कैथोलिक चर्च की या किसी की भी जमीन लेंगे। बोलते हैं सर, वो नहीं बोलेंगे। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, ये तो मैंने कहा संघ ने कैसी 12 बजे, आपका मंत्री कैसे बजाता है 12। ये देखिए, आपकी पीयूष गोयल भाषण देते हैं एक जगह, वो ये कहते हैं कि जो चाइनीज स्टार्टअप्स हैं चाइना के, वो सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो फैंसी आइसक्रीम बना रहे हैं और कुकीज बना रहे हैं। इंडिया के सारे स्टार्टअप्स की उन्होंने 12 बजा दी। अब आप सोचिए जरा, इस पर कभी बहस कीजिएगा। प्रधानमंत्री के ने जो स्पीचेस में स्टार्टअप्स को लेकर जो बोस्ट किया विदेशों में और हमारे यहाँ, वो दिखाइएगा उनकी बाइट्स कि हमने इतने, हमारे यहाँ इतने स्टार्ट। तो आपने प्रधानमंत्री की 12 बजा दी। दूसरा ये कि आपने एक्सपोज कर दिया अपनी सरकार को कि हम साले क्या कर रहे हैं, चीन से मुकाबला करना चाहते हैं, चीन की जीडीपी को पार करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो स्टार्टअप है जिसकी फंडिंग हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वो कुकीज बनाने के लिए कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार में कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि जो केंद्र का मंत्री है नंबर 3 का या 4 का या 5वें नंबर का, उसको पता ही नहीं है कि वो मजाक उड़ा रहा मोदी जी की, वो मजाक उड़ा रहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी की।
वो मजाक उड़ा रहा अपने स्टार्टअप्स की, और गोयल के कहने पर इतने भिड़ गए हैं सारे के सारे लोग। आप सोशल मीडिया पर जाइए, पीयूष गोयल के खिलाफ इतना सोशल मीडिया में चल रहा है। आप इस पूरी चीज को उठाकर इस तरह देखिए राजीव जी, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हर तरफ से। और मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने कहा अमित शाह तुम संभालो, मैं तो चला। ये जब सब तमाशा चल रहा है तब मोदी जी या तो थाईलैंड में होते हैं या लंका में होते हैं, और यहाँ लंका लग रही है बीजेपी की। मतलब यहाँ लंका दहन हो रहा है और बीजेपी श्रीलंका में डिनर ले रहे हैं। तो बहुत, ये आपने जो पूछा कि इसका क्या असर होगा, इसका नहीं, कई चीजों का भयानक असर होगा, और हो रहा है। मतलब होगा नहीं, हो रहा है जी। इतना जबरदस्त विरोध वक्फ विधेयक का संसद में, और विपक्ष को इतने वोट मिलना जितने इंडिया ब्लॉक में है नहीं उससे ज्यादा मिलना, आप सोचिए ना क्या बताता है कि उधर कोई इंडिया ब्लॉक को लेकर जो इतनी बातें हैं, और किन लोगों ने विरोध किया, सारे के सारे तो खड़े होकर विरोध कर रहे थे जी। और राज्यसभा में आपने देख लिया, बीआरएस, वाईएसआरपी, बीजेडी हैं जी, बिल्कुल, सभी के सभी खड़े हो गए। तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ पक्ष में तो खड़े नहीं हुए, ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं हुए, ये सरकार के विरोध में खड़े हुए। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा डर है ये जो हुआ, तो ये संभाल नहीं पाएंगे इस चीज को। बिल्कुल। आप कहां संभालेंगी जरा बताइए ना मुझे। आप, एक आखिरी बात कह रहा हूं, तो प्रशांत जी तो खैर डिटेल में बता सकते हैं, ये टैरिफ को लेकर जो चीन ने जवाब दिया है मोदी जी को, हिल गए ट्रंप। और ट्रंप ने अपने देश की जनता से जो अभी लेटेस्ट कहा है, 5 मिनट पहले जो ट्वीट आया है सामने, वो घबरा गए। पूरी की पूरी जनता से कहा कि ये जो अभी इन्फ्लेशन और ये स्टॉक्स और ये तमाम चीजें चल रही, जरा कृपया इस पे अपने आप को वो करें। तो बहुत कुछ चल रहा है राजीव जी, और आपकी डिबेट के लिए बहुत मसाला मिल रहा है आपको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों से ऐसे भी सूखा पड़ा था बातें कुछ चाहिए मसालेदार भी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलते हुए हम देख रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो संसद के अंदर विपक्ष की मजबूती साफ दिखाई दी दोनों सदनों में, लेकिन साथ साथ यहाँ बीजेपी जो काम करना चाहती थी, बीजेपी शायद वक्फ बिल के बहाने यहाँ विपक्ष को एक्सपोज करना चाहती थी। प्रशांत टंडन जी, बस क्लोजिंग, अब समय हो चुका है, एक छोटा सा आपसे, क्या यहाँ पर बीजेपी एक्सपोज करने के चक्कर में, मतलब ये था कि जो भी दल वक्फ बिल के पक्ष में आएंगे वहाँ पे वो हिंदू विरोधी, उनको हिंदुत्व विरोधी का ठप्पा लगा देंगे हम, ये करने के चक्कर में यहाँ तो बीजेपी को अपने इस बिल को पास कराने में हालत उनकी खराब हो गई। भले ठीक है 58 वोट पड़ गए उधर ज़्यादा, फिर इधर ये आपने ही कल बताया था कि 240 और 232 में मात्र 8 वोटों का अंतर है, बाकी तो टेंट हाउस के क्या है, कुर्सियां हैं। जी जी, बाकी तो 48 जो है वो टेंट हाउस की कुर्सियां हैं, जिसका शामियाना होगा वहां लग जाएंगी वो, बिल्कुल। लेकिन देखिए, आप बीजेपी के नेताओं की भाषणों को गौर कीजिए, वक्त पे, चाहे किरण रिजिजू का या दूसरे लोगों का, डिफेंसिव भाषण से, नियत जो भी हो,
भाषण डिफेंसिव थे कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, ये टोन थी, अग्रेसिव टोन नहीं थी। तो वो जानते हैं कि क्या ये मामला था। और सिमरनजीत कौर ने, अकाली दल की, उन्होंने एक इस मामले को उलझा दिया। और दूसरा जो मामला उलझा वो आरएसएस ने उलझा दिया। तो अब जो वक्फ बोर्ड का मामला जो था वो अब सिखों का मामला भी है, ईसाइयों का मामला भी है, दूसरे लोग भी हैं इसमें। और सिखों को ढाल की तरह बीजेपी यूज करती है। आप ये सोचिए कि इनके प्रवक्ता बार बार टीवी डिबेट में कहेंगे कि 84 में आप कहाँ थे। तो और पंजाब में कभी इन्होंने एक भी सिख को अपना पंजाब यूनिट का अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक। बीजेपी 1980 से बनी, उसके बाद एक भी नहीं बनाया। वहां पे ये मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं करते, वहां सिख हिंदू पोलराइजेशन करते हैं। तो वहां तो सिखों का मामला भी इसमें आ गया। बुद्धिस्ट हम लोग जानते हैं कि बोध गया में धरने बैठे हुए, आंदोलन चल रहा है। 1 लाख लोग अभी 3 दिन पहले 2 अप्रैल को 1 लाख लोग नागपुर की सड़कों पे थे बोध गया के समर्थन में, बुद्धिस्ट लोग। तो जो मार्च निकलना था 20 मार्च को, जो डॉक्टर अंबेडकर के महान सत्याग्रह की बरसी के दिन, वो दंगों की वजह से नहीं निकल पाया, तो वो निकला 2 अप्रैल को जी। तो बुद्धिस्ट आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं, ईसाइयों को आपने छेड़ दिया, आरएसएस ने छेड़ दिया, सिख भी आपको शक की निगाह से देख रहे हैं। तो ये मामला बहुत उलझ गया है और इसको बीजेपी ने ठीक से हैंडल नहीं किया, यानी इसकी कोई एक कम्युनिकेशन नहीं बना पाए वो। एक मामला देखिए आप, जरा बिहार में वापस हम लोग चले और देखें कि वहाँ पे आरजेडी को 33% वोट मिला था 75 सीटों के साथ, बीजेपी को 19%, जेडीयू को लगभग 16% वोट 43 सीटों के साथ। ये 16% वोट अब बिखरेगा। अब ये जाएगा कांग्रेस में भी, ये जाएगा आरजेडी में भी। बीजेपी को जितना वोट बिहार में मिल सकता था मिल चुका है, और बाकी वो चिराग पासवान या नीतीश कुमार या जितिन राम मांझी के मार्फत वो वोट वो लेते हैं जो उनको नहीं मिलता है, वो उसमें अब डेंट आ गया है, उस पूरे मामले में डेंट आ गया है। तो बिहार की राजनीति, पूरे देश की राजनीति रोचक हो गई है। और साथ साथ आरएसएस ने जो सिग्नल दिए है नागपुर में, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां तक मेरी खबर है, साहब जी खाली हाथ लौटे हैं वहां से। जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं जी, उनको 75 साल की रिटायरमेंट का तो एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन प्रेसिडेंट गुजराती कंपनी के बाहर का होगा, ये बात लगभग तय है। प्रेसिडेंट कौन बनता है तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे इस बात की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का प्रेसिडेंट कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा। अभी तो कार्यकारी से भाजपा काम चला रही है, लेकिन बहुत परेशानी में हैं नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह, क्योंकि आरएसएस से हरी झंडी जो चाहते हैं वो नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी वक्फ बिल लाकर, ये सरकार वक्फ बिल लाकर जो फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही थी, शायद उसमें नुकसान उससे ज़्यादा है। और न सिर्फ बीजेपी को, बल्कि बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जो सेकुलर छवि पेश करके अभी तक कुछ % अपनी ओर खींचते थे चुनावों में, उनके लिए भी बहुत परेशानियां हैं। चाहे वो नीतीश बाबू हों, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हों, ऐसे तमाम नेता। बिहार की बात कर रहे हैं हम, तो बिहार में ये तमाम पार्टियां हैं। इसलिए
तो बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है बिहार का चुनाव, और उससे पहले वक्फ बिल आगे कहां कहां पहुंचने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। जैसे ही ये कानून बन जाएगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाली है, ये बात भी कही जा रही है। करेंगे चर्चा इन सब पे। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत